स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सारी दुनिया भर में ब्रिटिशर्स की जो इमेज है वो एक बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप की टेंडेंसी वाले जो लोग होते हैं, या फिर आप कह लो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस, सेल्फ ओरिएंटेड, या खुद के कल्चर को, खुद की सोसाइटी को मोर सुपीरियर टू अदर, या फिर आप एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स में बात करो तो एथनोसेंट्रिक समझने वाला जो फिनोमेना होता है वो आपको ब्रिटिशर्स के अंदर देखने को मिलता है। ऐसी इमेज उनकी बनी हुई है पूरी दुनिया में। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा टाइम था, कुछ ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि अंडर द एम्बिट ऑफ डिफ्यूजनल स्कूल ऑफ थॉट इन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज आते थे, जो बहुत ज्यादा अपने कल्चर को छोड़ के, जिनका पूरा का पूरा फोकस जो है, इंक्लिनेशन जो था, वो इजिप्शियन कल्चर या इजिप्शियन सिविलाइजेशन की तरफ ओरिएंटेड था। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह। एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज में जहां हम इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट को लेके स्ट्रेस कर रहे थे, और उसके बाद हमने फर्दर एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की जर्नी में डिफ्यूजनल स्कूल को लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया। उसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखे, प्रेमाइसेस देखे, उनके वर्क्स देखे, कौन कौन से टर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स को वो अपने अंदर इनकम्पास करता है, लेके चलता है, वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की। इस लेक्चर में, एज प्रॉमिस इन द लास्ट लेक्चर, हम अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि डिफ्यूजनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल और जर्मन स्कूल, उसको डील करने के हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था। और हम यहाँ पे आज सबसे पहला जो स्कूल है जिसको डील करने वाले हैं वो है आपका द ब्रिटिश स्कूल, जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी क्लियर कर दिया। ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के अंदर में आपके तीन प्रोपोनेंट्स आपको मेनली देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक स्मिथ है, एलियट स्मिथ है आपके, उसके बाद आपको पेरी देखने को मिलते हैं और WHR रिवर्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं के सारे वर्क्स को हम समझेंगे, देखेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन को समझेंगे, लैक्यूने, गैप और क्रिटिसिज्म को भी एड्रेस करेंगे। पर उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा दूं, ये दो स्पेसेस है, रेगुलरली हम आपको पॉइंट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग दी लेक्चर, कि ये दो स्पेस है जहां पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को आप एड्रेस कर सकते हैं। और हम भी जो PPTs, प्रेजेंटेशंस, PDFs यहाँ पे यूज हो रही है इन दी क्लासेस ऑफ द यूट्यूब, और फर्दर इन द जर्नी ऑफ द लाइव क्लासेस जो हमारी स्टार्ट होगी, उसमें जो भी मटेरियल आपका होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी टू स्कोर बेटर मार्क, टू फेच बेटर मार्क्स इन द UPSC ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, वो सब आपको वहां पे पोस्ट करेंगे। उसके अलावा भी हम कई सारी इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, एंशिएंट सिविलाइजेशंस, आर्कियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे चीजों पे भी रेगुलरली पोस्ट करेंगे। साथ ही साथ MCQs आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऑफकोर्स प्रीलिम्स में एंथ्रोपोलॉजी नहीं आता है, पर रीइंफोर्समेंट के लिए काफी जरूरी होता है। डेट्स को याद करने के लिए, वर्क्स को याद करने के लिए, सेलिब्रेटेड जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसको याद रखने के लिए एक पॉलिशिंग होती रहेगी, तो हम MCQ के फॉर्म में उसको देते रहेंगे। नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑफ आवर्स, टाइम इज प्रेशियस एंड वी स्टार्ट विद द लेक्चर। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, एक साइड पे आपको WHR रिवर्स देखने को मिल रहे हैं, और एक साइड पे आपको जो दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कनेक्टेड विद दिस स्कूल ऑफ थॉट है, जिनको आप कह सकते हो एलियट स्मिथ कह के, वो दोनों आपको यहाँ पे प्रोमिनेंटली देखने को मिल रहे हैं। और साथ में बीच में जो हमने बात कही, इजिप्शियन आपको एक कल्चर का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर उनकी सोसाइटी का एक कह लो लोगो टाइप का, यहाँ पे बीच में सेंटर में डिजाइन देखने को मिल रहा है। ये हमने बीच में इसलिए रखा है क्योंकि एज मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड थे, इनका बहुत ही ज्यादा फैसिनेशन था, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ये खुद, किससे? इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, या फिर आप कह सकते हो हिंदी में मिस्र की सभ्यता के साथ। तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका ये मानना था कि दुनिया भर में, एज मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफ्यूजन स्कूल ऑफ थॉट, कि डिफ्यूजन स्कूल ये कंसीडर करता है कि चीजें पैरेलली इन्वेंट नहीं हो रही होती दुनिया में। कोई भी चीज एक बार एक जगह पे इन्वेंट होती है, डिस्कवर होती है, और फिर वो उस जगह से बाकी जगहों पे रेडिएट होती है, दूसरी जगहों पे जाएगी, और वहां पे जो लोग होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे, इफ दे नीड इट, इफ दे फाइंड इट यूजफुल, यूटिलिटेरियन, और अगर उनका डिजायर होगा उन चीजों को, उन प्रैक्टिसेस को, उन कल्चरल एलिमेंट्स को अपने कल्चर में एम्बाइब करने का, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उनके कल्चर में कंटिन्यूड फॉर्म में एक जर्नी दिखेगी आपको उस गेस्ट कल्चरल एलिमेंट की। ठीक है, तो ये यही मानते हैं डिफ्यूजन स्कूल वाले कि स्टीम इंजन का एग्जांपल ले लो, बल्ब का एग्जांपल ले लो, एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल ले लो, हर जगह एक ही टाइम पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग नहीं कर रहे हैं। आपको पता है एंटीबायोटिक्स अगर हम पूछे किसने बनाया, ठीक है, और कब बनी, आपको नाम दिमाग में आएगा। आपसे पूछे कि लाइट किसने बताया, ऑल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन, डायरेक्ट करंट का इन्वेंशन, सबके आपके दिमाग में एक नाम आते हैं, और यही सारे नाम जो है वो उसके इन्वेंशन के साथ एसोसिएटेड है। तो यही जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे डिफ्यूजन स्कूल वाले, किसका? इवोल्यूशनरी स्कूल वालों को, जो कह रहे हैं चीजें एक जगह पे अलग अलग नहीं आपकी इन्वेंट हो रही है, चीजें पैरेलली ह्यूमन काइंड डेवलप कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है और इन्वेंट कर रहा है, अलग अलग जगहों पे अनकनेक्टेड, बिना किसी कॉन्टेक्ट के
एक सोसाइटी एक्स है भूटान में, एक सोसाइटी वाई है नेपाल में, वो दोनों बिना किसी कल्चरल कॉन्टेक्ट के, या फिर आप मान लो मैक्सिको में है, सेम चीज को डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था इवोल्यूशनरी स्कूल वालों का कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैन होती है, आपको देखने को मिलती है। इंसान मानसिक तौर पे, मनोस्थिति के स्तर पे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और सिमिलर इन्वायरमेंटल सेटअप में, इन्वायरमेंटल सेटअप सिर्फ फिजिकल नहीं, हर तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन की आप बात कर रहे हो, सिमिलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन को वो रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन को वो मैनिफेस्ट करता है। सेम कंडीशन रहेंगी तो आप उसी तरीके की चीजें करोगे। तो आपको अगर बहुत ठंड लग रही है तो आपने फायर की डिस्कवरी की, वो जाहिर सी बात है फायर की डिस्कवरी कोई एक नहीं करेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है वो भी करेगा, कोई इंडिया में बैठा है वो भी करेगा, ठीक है। इस तरीके से साइकिक यूनिटी ऑफ मैन को बताते थे इवोल्यूशनरी स्कूल वाले, जिसको ये लोग डिनाई करते थे। डिफ्यूजन वालों ने उनको क्रिटिक किया, कहा भाई ऐसा नहीं होता है, इतनी जल्दी ऐसे कल्चरल कॉन्टेक्ट के बिना चीजें जा नहीं रही हैं। किसी भी चीज का इन्वेंशन एक बार होता है, पैरेलली इन्वेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैन नेसेसरली क्या है, अनइन्वेंटिव है। वो बार बार चीजें इन्वेंट नहीं करता, अलग अलग जगहों पे इन्वेंट नहीं करता है। वो क्या करता है, शेयर करता है, इमिटेट करता है और बोरो करता है चीजों को दूसरे जगहों से, एक तरीके से जो यूजुअली सुपीरियर, मोर प्रोग्रेसिव या मोर एडवांस सिविलाइजेशन या सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पे भी ब्रिटिश स्कूल का भी वही मानना था। अब खास बात क्या है कि ये वो एडवांस या फिर प्रोग्रेसिव सोसाइटी किसको मानते थे, जहां से बाकी लोग जो लोअर सोसाइटीज हैं या फिर जो अंडर डेवलप सोसाइटीज हैं वो एलिमेंट्स को शेयर कर रही हैं, बोरो कर रही हैं, वो किससे कर रही हैं। ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन का मानना था कि वो जगह जो है, सुपीरियर कल्चर, सुपीरियर सिविलाइजेशन जो है वो मिस्र यानी कि इजिप्ट है। यहां पे आप उसको देख सकते हैं एज इजिप्ट। तो इसीलिए जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन है, इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज पैन इजिप्शियन स्कूल, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनकी जो थ्योराइजेशन आपको देखने को मिलता है, दैट इज सर्कलिंग अराउंड, दैट इज सेंटर्ड अराउंड व्हाट, इजिप्ट एज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, एज अ क्रेडल ऑफ ऑल द प्रोग्रेसिव थॉट्स एंड प्रोग्रेसिव इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और साथ ही साथ पैन इजिप्शियन के साथ साथ, क्योंकि इनके व्यूज बहुत एक्सट्रीम है डिफ्यूजन के पर, मतलब बाकी लोग भी डिफ्यूजन में आपको और स्कूल देखने को मिलेंगे, जर्मन स्कूल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अमेरिकन स्कूल भी देखने को मिलेगा, वो भी डिफ्यूजन की बातों कर रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है शेयर हो रहे हैं, कल्चरल एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये किसी तरीके से दूसरी एजेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इनका मानना है कि पूरी तरीके से एलिमेंट शेयर और बोरो होते हैं, और कोई फैक्टर नहीं है किसी भी ट्रेड, किसी भी कल्चरल एलिमेंट के एक जगह पे पाए जाने का। उसमें भी इनका पूरा स्ट्रेस किसकी तरफ है कि इजिप्शियन से ही दुनिया भर ने लिया है। सारी दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं, जितनी इन्वेंटिव चीजें हैं, जितनी प्रोग्रेसिव चीजें हैं, जितनी एडवांस चीजें हैं, वो दुनिया भर को भैया इजिप्ट ने दिया हुआ है, और उसके पीछे कोई नहीं है। इसीलिए इनको अपने एक्सट्रीमिस्ट व्यू के कारण एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट भी कहा जाता है, या फिर एक्सट्रीम डिफ्यूजन का स्कूल कहा जाता है। हमने बात की कि कौन कौन इसमें प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, 3 नाम आपको बताएं, रिवर्स हैं आपके, स्मिथ हैं आपके, और आपके पेरी हैं। रिवर्स, स्मिथ और पेरी, पूरा नाम इनका आगे की स्लाइड में जब हम इंडिविजुअली इनको देख रहे होंगे तो उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से भी अगर आप सबसे फेमस की बात करते हो तो वो WHR रिवर्स हैं, पर वो फाउंडर नहीं है, ठीक है, वो फाउंडर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो आपको यहाँ पे फाउंडर देखने को मिल रहा है वो कौन है, WJ पेरी हैं, ठीक है। ये एक इजिप्शियोलॉजिस्ट भी थे, यानी कि इजिप्ट के कल्चर में इनका बहुत इंटरेस्ट था, शुरू से नहीं था, एक बार वो लकीली विजिट किए, ऑल्दो वो थे, उनका प्रोफेशन बाय प्रोफेशन कुछ और थे, लकीली एक बार विजिट किया, जैसे हम आप सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाते हैं। वो इतने प्रभावित हुए, इतना उनको एक्साइटमेंट हुआ, इतना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट आया इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर में कि बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने लगे, इजिप्ट के कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने लगे। तो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ही टर्न्ड इनटू अ इजिप्शियोलॉजिस्ट, यानी इजिप्ट की स्टडी करने या इजिप्ट की आप कहते हो स्टडी में एक अपनी एक्सपर्टीज को स्टैब्लिश कर लिया। किसने, यहाँ पे आप देख रहे हो WJ पेरी, हु इज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश डिफ्यूजन स्कूल। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट नाम जो सबसे ज्यादा ग्लोबली फेमस है वो आपको कौन सा देखने को मिलता है, WHR रिवर्स, विलियम हर्ल्स रिवर्स करके इनका नाम था। तो ये सबसे ज्यादा आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। इसका एक और खास बात है ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन का कि ये बहुत लेट में आपको आते हुए देखने को मिलता है। इनकी जो थ्योरीज है बहुत लेट आ रही है, 1870s के आसपास, 1920 में इनकी बुकें पब्लिश हो रही है, कई सारे वर्क्स अभी आप देखोगे पब्लिश होते हुए। तो 1900 के आसपास WHR रिवर्स की बात करते हो तो वो भी आपको अर्ली 20th सेंचुरी में उनका प्रोमिनेंट वर्क, अगर आप टोडास की बात करते हो तो 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में वो एक तरीके से पब्लिश हो रहा है 1906 में। अभी आप देखोगे स्लाइड जब आएगी तो, और भी बाकी जो लोग हैं बहुत लेट फेज में हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये आए तो बहुत देर में थे, अंडर द ब्रिटिश डिफ्यूजन स्कूल इनका अराइवल बहुत लेट होता है कंपेयर टू अदर स्कूल जो हमने अभी देखे या फिर अभी हम देखने वाले हैं, जो कि है जर्मन और अमेरिकन। उससे आप बात करो कंपैरेटिव वे में तो ये लोग लास्ट में आते हैं, लेकिन इनकी बात में इतना हल्कापन होता है, कोई एक तरीके से इन्फ्लुएंशियल चीज नहीं होती, या ऐसी बात जिसको सब लोग मान सके यूनिवर्सली, इसीलिए चले भी सबसे पहले आते हैं। तो आए सबसे लेट में और चले गए सबसे पहले, इसलिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अराइव्ड लेट एंड डिसअपीयर्ड फर्स्ट।
ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। जैसे कि हमने बात किया कि इनके लिए सब कुछ जो था दुनिया में, दुनिया की सारी अच्छाइयाँ किसके पास हैं, इजिप्ट के पास है, मिस्र के पास है, और किसी के पास भैया कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि सारी चीज़ें यहीं से आ रही है और बाकी सोसाइटीज उस चीज़ को बोरो कर रही है इजिप्ट से, एक तरीके से उससे ले रही हैं, शेयर कर रही हैं, और अपना उनके पास कोई एक इनोवेटिव फ्रंट नहीं है बाकी सोसाइटीज अक्रॉस दी वर्ल्ड के। सबसे पहले थिंकर्स की हम यहाँ पे बात, सबसे पहले थिंकर की यहाँ पे हम बात करते हैं, जो कि आपके हैं, पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ्टन इलियट स्मिथ, जीई स्मिथ। टाइम फ्रेम इनका दिया हुआ है 1871 से। आप देख रहे हो ये पैदाई तब हुए जब टाइलर ने भी अपना वर्क पब्लिश कर दिया हुआ था। सबसे पहला वर्क उनका 1861 में, एना वर्क मैक्सिको मैक्सिकन आ रहा है, ठीक है। आप बात करते हो बाकी लोगों की, उन लोग का भी वर्क आपको 1851 में आपको कहीं मेन के वर्क आपको पब्लिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप बात करते हो मॉर्गन की, तो उनका भी वर्क पब्लिश हो चुका है। तो सारे लोग का वर्क इन बिटवीन 1850 टू 1870 प्रोमिनेंट वर्क्स इवोल्यूशनरी स्कूल के जो लोग हैं उनका कंप्लीट हो चुका था। और इन लोग का तो जन्म उस समय हो रहा है जब उनके वर्क पब्लिश हो रहे हैं, तो काफी लेट में इनका आना इस चीज से स्टैब्लिश होता है। आप रिलेट करके देख सकते हो। बाय प्रोफेशन वहां पे आप देख रहे थे इवोल्यूशनरी स्कूल में हमने जितनों की बात की होगी, आई एम श्योर 85% लोग उसमें से बाय प्रोफेशन लॉयर थे, ठीक है, या मे बी 90% भी रहे होंगे, एटलीस्ट 80-85% लॉयर थे उसमें। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, बाय प्रोफेशन जो फाउंडर है इनके भाई साहब सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले हम यहाँ पे स्मिथ की बात कर रहे हैं, तो ये फाउंडर नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे बाय प्रोफेशन ये एक बार एनाटॉमिस्ट थे, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो शारीरिक संरचना होती है, एनाटॉमी होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मॉर्फोलॉजी होती है, उसको पढ़ते थे, ठीक है। तो एनाटॉमिस्ट थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको देखने को मिला कि ये एक बार, जैसे हम सब जाते हैं वैसे एक बार ये इजिप्ट होके आते हैं, घूम के आते हैं। हम भी कई जगह जाते हैं, आप कहीं जाओगे तो आपको अच्छी लगेगी जगह, आप उसकी बातें करने लगते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए उस चीज़ से, वहाँ की चीज़ों को देख के, और इतने हुए कि बाद में इजिप्शियोलॉजिस्ट बन गए। इजिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उनके कल्चर से, उनके पास्ट के जो रिकॉर्ड इन्होंने एक तरीके से रिट्रीव किए, उससे भी कई ज़्यादा वो थे। तो उन्होंने यही कंक्लूड किया, बात देख रहे हो कि आप कि जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं इजिप्शियन कॉम्प्लेक्स ऑफ लार्ज स्टोन, इजिप्ट में आप जाओगे तो आपको फरोज देखने को मिलता है, और बहुत पिरामिड्स की भी अगर बात करते हो आपको बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर काफ़ी सारे आपको देखने को मिलते हैं ना। मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल स्टोन, एक सिंगल स्लैब से बना हुआ पत्थर का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है। मल्टीपल स्टोन से बना होता है तो उसको पॉलीलिथिक बोलते हैं। सिंगल से बना होता है, लिथ का मतलब स्टोन से होता है, मोनो आपको पता है सिंगल, तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये उसके, और ब्रिटिश में जो इंग्लिश में मेगालिथ्स, जैसे इंग्लिश कल्चर में आप जाते हो, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखते हो स्टोन हेंज है, ठीक है। तो स्टोन हेंज भी क्या है, अपने आप में एक मेगालिथ है। मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर, तो बहुत बड़ा पत्थर जो होते हैं वो यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। तो इन दोनों के बीच जो सिमिलैरिटी है, ये इसके इन दोनों को देखने के बाद, इन दोनों की सिमिलैरिटी को स्टडी करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं भाई साहब स्मिथ साहब कि ये सारे का सारा चीज जो है इंग्लिश लोगों ने जरूर एंशिएंट इजिप्शियन सोसाइटी जो थी, एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर जो था उससे बोरो किया था, उससे शेयर किया था, उसको इमिटेट किया हुआ था, ठीक है। तो ये रही पहली बात। बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी बातों को एक तरीके से अपने लिए और बाकियों के लिए और प्रूफ करने के लिए ये और भी मेगालिथ्स को और भी मोनोलिथ्स को पूरी दुनिया भर में जाके पढ़ते हैं, जिसमें से आप देख रहे हो माया पिरामिड्स को ये पढ़ते हैं, ठीक है। पगोडा, जापानीज पगोडास को भी ये पढ़ रहे हैं। कंबोडिया और बाकी जगहों पे जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में भी आएंगे, वहाँ के टेम्पल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये अमेरिकन इंडियन के मॉन्यूमेंट, इंडियन यहाँ पे हमारा इंडियन की बात नहीं है, अमेरिकन इंडियन वहाँ के जो नेटिव पीपल है वहां के जाके उनके ब्यूरियल माउंट्स को देख रहे हैं। ब्यूरियल माउंट्स क्या होते हैं, जिन चीजों के अंदर आप दफन करते हो अपने कोई एंसेस्टर है, कोई भी आपका कंटेम्प्रेरी है, उसको जब दफन करते हो तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है। एक ऊपर एक ने दफन किया दूसरे दिन के, तो एक माउंट टाइप का बन जाता है, पहाड़ टाइप का, छोटा सा पहाड़ टाइप का, वो जाइंट पहाड़ जिसको आप कहते हो माउंटेन, वो नहीं, तो एक माउंट टाइप का बन जाता है जहाँ पे आपने उसको दफनाया होता है, बरी किया होता है इंसान को। तो वो भी इन्होंने पढ़ा। तो सिमिलैरिटी को देख रहे हैं, अपनी बातों को एक तरीके से वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो सबसे पॉपुलर वर्क आपको देखने को मिलता है लिटरेरी फ्रंट पे, जो इनका कंट्रीब्यूशन है, द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, और सारी की सारी जो तारीफ है इजिप्ट की और दुनिया भर की जो बातें हैं वो उन्होंने इसी बुक में की हुई है। ये पब्लिश हुई है 1928 में। अब देखो कितना लेट में है। अगर आप कंपेयर करते हो टाइलर और इवोल्यूशनरी स्कूल के अर्लीस्ट वर्क जो उस इवोल्यूशनरी स्कूल में हुआ, तो उससे एटलीस्ट ये 70 to 80 ईयर्स बाद में आपको आते हुए इसका अराइवल देखने को मिल रहा है। किसका? डिफ्यूजन स्कूल के, खासकर ब्रिटिश डिफ्यूजन स्कूल के जो प्रोपोनेंट है उनका पहला वर्क। इसी में ये एम्फेसाइज करते हैं कि इजिप्ट किस तरीके से सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन है, सारी की सारी चीजें जो दुनिया भर में आई हैं उसका ओरिजिन एक्चुअली कहाँ पे हुआ है, इजिप्ट में हुआ है। और ये इनैम्यूरेट भी करते हैं, पूरी बड़ाई उसकी आप कह सकते हो एक तरीके से इजिप्ट की गिनारे होते हैं और सारी की सारी चीजें
पॉइंट वाइज एक एक चीज को मेंशन करके, जिसमें प्लांटिंग ऑफ सीड्स का एग्जांपल कर रहे हो कि मॉडर्न मेथड के साथ वो किस तरीके से सीड को प्लांट कर रहे हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर को यहाँ वहां पे गिना रहे हैं, ठीक है, बिग प्लांट सिटीज को आप देख रहे हो गिना रहे हैं, पॉटरी को गिना रहे हैं, वीविंग को गिना रहे हैं, व्हील का जो इन्वेंशन उसको गिना रहे हैं, प्लाउ जो है जिसको हल कहते हो प्लाउ का वो दिखा रहे हैं, राइटिंग का इन्वेंशन को भी उन्हीं के साथ क्रेडिट कर रहे हैं, जो आपने अभी बात की बड़ी बड़ी शहरों को बनाना, एस्टैब्लिश सिस्टम जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो ग्रेव्स का आपका अकरेंस है उसकी बात ये कर रहे हैं, और नेविगेशन का जो सिस्टम है, आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हो तो वो सारी चीजें इन्होंने क्रेडिट की कहां से आई है, सारी दुनिया को एक किसने दी है, इजिप्ट ने दी है, जो कि इनकी समझ के हिसाब से था। इसमें से कई सारे पॉइंट डिनाई होते हैं, आज जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं आपको ऐसा नहीं दिखाती। लास्ट लेक्चर में जो पैरेलली हमारी सीरीज चल रही है, एक हमारी थ्योरी की सीरीज चल रही है और दूसरी हमारी पैरेलली इवोल्यूशन की सीरीज चल रही है। इवोल्यूशन ही की सीरीज में हमने देखा कि ग्रेव्स का जो कल्चर आपको बहुत पहले कहां पे देखने को मिल जाता है, निएंडरथल की पॉपुलेशन में। तो निएंडरथल तो आपको देखने को मिल रहे हैं कि वेस्ट एशिया में, यूरोप में आपको देखने को मिले, यूरेशिया का जो रीजन है वहां पे, और यूरोप में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी सोसाइटीज हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज अदर देन इजिप्ट, जहां पे आपको ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। ग्रेव का कल्चर जो है, ब्यूरल का जो कल्चर है, पूरी तरीके से डेवलप फॉर्म में देखने को मिलता है। निएंडरथल में तो हमने ये भी बात की कि मॉडर्न सोसाइटी जैसे जैसे हम लोग फ्लावर वहां पे जाके चढ़ाते हैं, फूलों को चढ़ाते हैं, वैसे ही वो लोग भी फूल को चढ़ा रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, आप कह सकते हो। तो जरूरी नहीं कि ये बातें जो इन्होंने देखी वो सही हो, आज कई सारी रिसर्चेस इसको डिनाई करती हैं, लेकिन इनका सारा मानना यही था। इन्होंने अपनी समझ से अपना वर्क जो इन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन जो थी, इनकी रिसर्च थी, उसके बेसिस पे इस कंक्लूजन के ऊपर ये पहुंचे थे। भाई साहब कौन? हमारे ग्राफ्टन इलियट स्मिथ, ठीक है। तो इन्होंने बाकी जो लोग थे इजिप्शियन को तो दिखा रहे हैं कि भाई वो तो सबसे महान लोग हैं, सारी की सारी चीजें उन्हीं के पास से आ रही हैं। बाकी लोग जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बाहर हैं, उसके आप कहो कि टेरिटोरियल या जियोग्राफिकल जो उसका एरिया है, उसके बाहर के जो लोग हैं, अदर्स जो हैं, उसको इन्होंने कहा कि वो नेचुरल मैन है। एक टर्म इन्होंने कॉइन किया कि वो नेचुरल मैन है, जो भी उसके बाहर आते हैं, और वो लोग बेसिकली बस बोरो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो अनइन्वेंटिव है, उनके पास कोई इस तरह की स्पेशल एबिलिटी नहीं है, कॉपी कैट टाइप वाली चीजें वो कर रहे हैं। तो उन्होंने उन सारे लोगों को क्या कह दिया? नॉन इन्वेंटिव कह दिया। और उसके भी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने गिनाए, कहें कि भाई उनके पास क्लोथिंग नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है उनके पास हाउसेज नहीं है, जो भी आप देख रहे हो वीविंग की टेक्निक, राइटिंग, ये सारी चीजें आपको, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, ब्यूरियल, गवर्नमेंट्स का सिस्टम जो है, ये सब कुछ नहीं है उनके पास। ये सब धीमे धीमे वो किससे लेंगे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इजिप्शियन से लेंगे, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसके एलिमेंट्स को शेयर करके अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट प्रोमिनेंट जीई आपको स्मिथ। सेकंड आपको देखने को मिल रहा है विलियम जेम्स पेरी। इनका आप देखते हो 1871 में 77 में सॉरी इनका यहाँ पे बर्थ हो रहा है। इंडिया आज़ाद हो गया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई दूसरी वाली, उसके बाद इनकी डेथ हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी लेट जो हमने बात कही वो आप यहाँ से एक तरीके से इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि कितनी लेट में ये लोग आए हुए हैं इन द पीरियड ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। अगर आप ट्रेस करके देखते हो तो इनके वर्क में कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं था। जो सबसे खास बात है कि एक आर्डेंट डिवोटी की तरह थे, ठीक है। किसके आर्डेंट डिवोटी थे? ये डिवोट सपोर्टर किसके थे? ये स्मिथ साहब के बहुत ज्यादा सपोर्टर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि इन्होंने अलग से कोई स्पेसिफिक थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, थ्योरीज नहीं बनाई, अपनी अलग से कोई बातें नहीं की। जैसे आप देख रहे हो पुरानी स्लाइड में हमने बात की, जब स्मिथ साहब की बात कर रहे थे तो स्मिथ साहब ने बहुत सारी चीजें की, ठीक है। उन्होंने नेचुरल मैन कह के बताया, और भी कई सारे टर्म्स उन्होंने अलग अलग यूज किए, लेकिन ये एक तरीके से उनके डिवोटी हो गए थे। उनकी बात ही को जो वो कह रहे थे उस बात से हाँ कहते थे। ये भी इजिप्शियोलॉजिस्ट हैं, ये भी सेंटर या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसको मान रहे थे? इजिप्ट को मान रहे थे। ये भी एक तरह, जैसे वो विजिट किए थे एक बार इजिप्ट को, ये एक बार कायरो में जाते हैं और वहां पे सन वर्शिप का कल्चर देखते हैं, उससे बहुत प्रभावित होते हैं और इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस जाते हैं कि उसके ऊपर एक किताब ही छाप देते हैं, जिसका नाम क्या था? उन्होंने रखा सन गॉड नाम की कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक नहीं थी, वो समय पब्लिश होती है। लेटर और डॉक्यूमेंट्स और डाटा को एनालाइज करते हैं ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड, और उन सबको एनालाइज करने के बाद जिस कंक्लूजन पे आते हैं उसको एक अपने सबसे पॉपुलर वर्क में पब्लिश कराते हैं। ऑल्दो वो उतनी पॉपुलर हुई नहीं थी बुक, ठीक है, लेकिन इनकी जो बुक्स हैं उसमें सबसे अधिक पॉपुलर आपको वही देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसका टाइटल था द चिल्ड्रन ऑफ द सन। ये बुक आपकी आती है 1923 में, जस्ट एक ईयर बाद, जब मेलनोस्की का प्रोमिनेंट वर्क आपको देखने को मिल रहा है टोबियान आइलैंड के ऊपर जो उन्होंने किया, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक जो है वो जब पब्लिश हो रहा है, तो आपको देखने को मिल रहा है कि इनका ये वर्क उसके एक साल बाद आते हुए देखने को मिल रहा है आपको। तो ये इतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए कई बार रीप्रिंटिंग में भी गया था। पहली बार जब पब्लिश हुआ तो उतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया इसमें, इतना ज़्यादा वो नहीं, तो कई बार ये रीप्रिंट हुआ ओवर कोर्स ऑफ पीरियड अलग अलग समय में। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी इजिप्शियन की यहाँ पे भी इन्होंने एक तरीके से बताया कि कैसे वो चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। उनके यहाँ पे एक प्रोमिनेंट, एक अर्लीस्ट फॉर्म में आपको कल्चर देखने को मिलता है जिसमें उस सन गॉड की वर्शिप कर रहे हैं, और फिर दुनिया भर के एग्जाम्पल्स गिनाए। जैसे इंडिया में भी आप देखते हो सूर्य नमस्कार होता है और कई सारी चीज़ें होती है। सन का वैदिक कल्चर के अंदर भी एक सन की जो डीटी है
अलॉन्ग विद वरुण की बात करते हो, आप अग्नि की बात करते हो, इंद्र की बात करते हो, इन सबके साथ सन भी एक जो आपका सूर्य है वो भी एक इंपॉर्टेंट डीटी के तौर पे आपको देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बाकी सारी दुनिया भर में जो सन का वर्शिप का कल्चर गया है वो कहाँ से गया है, वो यहीं से आया है, बाकी लोग ने इनसे बोरो किया हुआ है। इजिप्शियन ने ओरिजिनली वो इन्वेंट किया था, इनके कल्चर का पार्ट था, इनकी सिविलाइजेशन का पार्ट था, एंड अदर पीपल हैव जस्ट मिमिक्ड और कॉपीड और इमिटेटेड दैट पार्ट ऑफ देयर कल्चर। तो ये रही बात आपकी इनकी पेरी साहब की। नेक्स्ट जो इसमें सबसे फेमस प्रोमिनेंट सबसे प्रोमिनेंट जो नाम है वो आपको देखने को मिलता है वो है आपका WHR रिवर्स। WHR रिवर्स को यहाँ पे डिस्कस करने से पहले लेट मी वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमने अर्लियर स्लाइड में यहाँ पे लिखा है कि जो आपके फाउंडर हैं वो WJ पेरी हैं, ठीक है। इसको हमको एक बार वेरीफाई करना होगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। it must be either WJ Perry or William Smith. We will verify this and come back to this because I think it can be Smith also. So इस वाले पॉइंट को आप अभी के लिए एक तरीके से escape करोगे and we'll see what the actual answer is। हम जब नेक्स्ट स्कूल को डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे ब्रिटिश के बाद जर्मन या फिर अमेरिकन को, तो आई विल वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एक तरीके से आप कह सकते हो नॉन वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन इन मेनी ऑफ द बुक्स। ईयर भी कई बार अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, एक डिस्कशन इसके ऊपर अलग से करेंगे कि सोर्सेस किस तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंटेड है। कई सारे स्पेलिंग मिस्टेक कई बार होते हैं, ईयर के मिस्टेक होते हैं, पब्लिकेशन के मिस्टेक होते हैं, थ्योरीज किसने दी है उसके मिस्टेक होते हैं। तो वो आपको हम एक अलग से सेशन करेंगे, 1 घंटे या 2 घंटे का सेशन होगा जिसमें हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ को आपको रेफर करना है, किसको नहीं करना है। तो आई विल ऑल्सो क्रॉस चेक दिस इन्फॉर्मेशन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल अपडेट यू विद दिस। लास्ट पे हम आते हैं जो हम कह रहे थे WHR रिवर्स जो आपके हैं सबसे प्रोमिनेंट नेम है, सबसे अधिक फेमस है। सिर्फ इस स्कूल का पार्ट है इसलिए नहीं, क्योंकि उनका एथनोग्राफिक फ्रंट पे भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो अनमैच्ड है कंपेयर टू द अदर टू, ठीक है। एक समय पे इनका नाम इतना हो गया था कि ये और इनके जो एक तरीके से आप कह सकते हो इनके अगल बगल के जो लोग थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, वो एक तरीके से इनको टाइलर के साथ कंपेयर करते थे। टाइलर इज गोइंग टू बी, क्योंकि ये भी ब्रिटिश स्कूल में आपको देखने को मिल रहे हैं, टाइलर भी ब्रिटिश स्कूल में थे। अंतर क्या है, ये डिफ्यूजन में है, ठीक है, और वो आपको कहाँ देखने को मिला है, इवोल्यूशनरी स्कूल में। तो एक समय पे ये जब ये प्रोमिनेंस में थे अपने, तो कहा जा रहा था कि जो आपके WHR रिवर्स है, यहाँ पे ये स्लाइड है, WHR रिवर्स है, ही विल रिप्लेस टाइलर एज द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कोर्स ऑफ पीरियड आप देखते हो धीमे धीमे ये वैनिश होते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। टाइलर जैसे इन्होंने नाम नहीं स्थापित कर पाया, लेकिन प्रोबेबली उनके बाद ये सबसे बड़े नामों में से एक है WHR रिवर्स। खासकर इनका जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप कहते हो तो इंडिया में बहुत सारे इनका वर्क हुआ, और कई सारे लोगों को इन्होंने अपने स्टूडेंट जो है रेडक्लिफ ब्राउन है उनको भी इन्होंने एक तरीके से प्रेरित किया कि अंडमान की जो ट्राइब्स हैं, आपको पता है 6 ग्रुप्स आपको अंडमान निकोबार के में देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो ओंगेज की पॉपुलेशन है उसके ऊपर किताब लिखने के लिए, उसके ऊपर एथनोग्राफिक वर्क करने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए प्रेरित किया, जो कि लास्टली अंडमान आइलैंडर्स के फॉर्म में आपको पब्लिश होते हुए देखने को मिलती है। खुद इन्होंने जो आप नीलगिरी जो एरिया है आपका साउथ इंडिया में, वहाँ पे ये टोडास की जो पॉपुलेशन रहती है उसके ऊपर इन्होंने वर्क किया, और उसके ऊपर फाइनली एक मोनोग्राफ, एक तरीके से डेडिकेटेड किताब की तरह आप समझ सकते हो, उनका जो पूरा अध्ययन किया उसको पब्लिश किया, जो कि 1996 में सामने आता है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 1864, कंपेयर टू अदर्स ये थोड़ा पहले आ गए थे, और डेथ भी जाहिर सी बात है, जिस साल में मेलनॉस्की अपनी बुक पब्लिश कर रहे हैं उस साल बाकी डेथ होगी। दूसरों का तो आप देख रहे हो कब तक जा रहे हैं, आज़ादी के भी 4 साल बाद, आज़ादी के भी 2 साल बाद तक रह रहे हैं, लेकिन इनकी डेथ काफ़ी पहले हो गई, क्योंकि ये पहले आए। टाइम फ्रेम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्लैरिटी बनती है कौन पहले आया, कौन किससे बड़ा था, कौन किससे छोटा था। ऑल्दो भले एग्जाम के पर्पज से ना हो, फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर बन जाती है। अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी तो आपको ज़्यादा कुछ रटना नहीं पड़ेगा, है ना, आपका रिटेंशन जो है हमेशा बेटर हो जाता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस रहना चाहिए आपका। तो इनका जो प्रोमिनेंट वर्क है टॉरस स्ट्रेट है। एक टॉरस स्ट्रेट क्या था, एक एक्सपीडिशन था, एक तरीके से यात्रा थी जिस पर रिसर्च करने के लिए सारे लोग गए हुए थे टॉरस स्ट्रेट जगह पे, ठीक है। और ये जर्नी आपकी 1898 में आपको देखने को मिल रही है, और लंबे समय तक इन्होंने वहाँ पे वर्क किया था। सिर्फ अकेले ये नहीं थे, इनके साथ भी मैकडॉगल थे, कई सारे और लोग आपको देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अकम्पनी किया था इनको टॉरस स्ट्रेट एक्सपेडिशन पे। तो इनका मोस्ट प्रोमिनेंट जो वर्क है इन दी एथनोग्राफिक फ्रंट, एथनोग्राफी आपको समझाई थी हमने पुराने लेक्चर्स को, आप प्रेफर कीजिएगा। एथनोग्राफिक वर्क उसमें ये गिनी जाती है, टॉरस स्ट्रेट एक्सपेडिशन। इंडिया में भी आए, कब आए आपको देख रहे हैं, 1904 में आए। टोडास की जो पॉपुलेशन है उसको पढ़ें, और उसका वर्क जो है आपका पब्लिश हुआ 1996 पे, द टोडास करके इन्होंने मोनोग्राफ को पब्लिश कर दिया। तो ये इनका एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रंट पे। रिलेटेड टू डिफ्यूजन, पहले इनका डिफ्यूजन में उतना लगाव नहीं था। 1996 में जब इन्होंने टोडास के ऊपर बुक पब्लिश किया और 1904 से उसको पढ़ रहे थे, तो उस समय भी टोडास की जो पॉपुलेशन है, जो कि एक ट्राइबल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के बीच में आपको हिंदू कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको डिफ्यूज होते देखने को मिल रहे हैं। हिंदू कल्चर के एलिमेंट्स उनके बीच में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनका
प्रॉबेबली क्योंकि इनका इंक्लिनेशन उस समय डिफ्यूजन की तरफ ना रहा हो, इंटरेस्ट ना रहा हो, या इनको उस समय ये चीज़ दिखाई ना दी हो, इन्होंने कभी स्ट्रेस नहीं किया, इस बात को क्लेम नहीं किया कि हिंदू कल्चरल एलिमेंट्स हैव आल्सो डिफ्यूज्ड इन द ट्राइबल कल्चर ऑफ द टोडास पॉपुलेशन इन द नीलगिरी। तो इन्होंने कभी ये बात को क्लेम नहीं किया। बाद में अराउंड 1910-1912 के आसपास वो इस सारी चीज़ों को कहने लगते हैं। 1910-12 के बाद जब वो डिफ्यूजन की बातें करने लग रहे हैं, उससे जस्ट पहले 1-2 साल पहले उसी टाइम फ्रेम में ये एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कल्चरल डीजनरेशन की। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इनका कहना था कि कल्चर सिर्फ प्रोग्रेस और एडवांस नहीं कर रहा है, कल्चर डीजनरेट भी कर रहा है। इन्होंने कई सारे अबॉरिजिनल ग्रुप्स के बीच में कैनोस का एग्जांपल दिया कि आपको कैनो देखने को मिलता था। कैनो टाइप ऑफ बोट होती है, आपको देखने को मिलेगी, पतली सी होती है, नैरो होती है थोड़ी, और कई सारे कल्चर्स में देखने को मिलती थी। तो उन्होंने जो एग्जांपल दिए कुछ अबॉरिजिनल्स के, कुछ नेटिव पीपल के, उनके बीच में दिखाया है। इन्होंने बताया कि पहले ये हुआ करती थी, इनके रिकॉर्ड्स में पता चलता है, अब ये डिसअपियर हो गई है। इवन इंडिया की अगर आप बात करते हो, कई सारी ट्राइब्स में कई सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कई सारे लोकल एक तरीके से डिजाइन्स हैं, कई परफॉर्मेंसेज हैं, डांस फॉर्म्स हैं, म्यूजिक फॉर्म्स हैं, जो ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड जो है वो एक तरीके से गायब होते जा रहे हैं। पुराने समय में आप देखते हो, अर्ली मिडीवल में देखते हो आप, या फिर मिडीवल पीरियड में देखते हो, लेट मिडीवल में, तो पेट्रोनेज होता था किंग्स का। वो लोग अपने कोर्ट्स में एक तरीके से जो रूलर्स होते थे वो इन लोग को बैठा के रखते थे। हो सकता है कोई लिटरेरी वर्क के लिए कोई म्यूजिशियन हो, कोई किसी तरह का डांसर हो, कोई किसी और कल्चर, किसी और प्लेटफॉर्म, कोई आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, उसको रखते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उनका या तो राज चला जाता था, उनका रूल एंड हो जाता था, कोई और रूलर आता था, तो पेट्रोनेज खत्म हो जाती, जाहिर सी बात है वो अपने साथ किसी और को लेके आएगा। तो इस तरीके से ये लोग का काम जो है डिसअपियर होता था। इनका जो आर्टिस्टिक या क्राफ्ट मैनर है, या फिर इनका जो मटेरियल कल्चर है, वो एक तरीके से डिसअपियर होता है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी आपको सेम चीज देखने को मिल रही है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या एक नया कॉन्सेप्ट जो लेके आई, इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले, जीआई टैक्स देने के लिए, इन सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और बाकी सोसाइटीज में एक तरीके से जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। तो जीआई टैग का आपको देखने को सिस्टम मिलता है। तो वैसी ही बात ये कह रहे हैं कि कई सारे लोकल कल्चर जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे नॉट ओनली प्रोग्रेस एंड एडवांस, बट दे कैन ऑल्सो डीजनरेट एंड इवेंचुअली डिसअपियर। तो ये बात इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं कौन? डब्ल्यूएचआर रिवर्स साहब। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बीच में गए, ठीक है, वहां के नेटिव ग्रुप के ऊपर इन्होंने स्टडी किया। एक छोटी सी जगह जो कि बहुत ही एक तरीके से लिमिटेड जगह थी, वहां पे ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूरियल रिचुअल को देखते हैं। जब आप किसी को दफनाते हो, है ना, तो कुछ रिचुअल्स आप वो करते हो। जैसे आप देखते हो इस्लाम के अंदर में कोई और रिचुअल्स होंगे, कि आप रिस्पेक्ट बेसिकली पे कर रहे होते हो जो भी डेथ इंसान होता है उस समय। तो वैसे ब्यूरियल का जो सिस्टम होता है उसमें भी आप इस तरह की चीज़ों को परफॉर्म करते हो। कुछ रिचुअल्स होते हैं, है ना, उस कुछ एक्शंस होता है सॉर्ट ऑफ आप रिस्पेक्ट में, या फिर आप हो सकता है इंसान की जो सोल है वो उसको एक तरीके से वो पीस अचीव हो, उसलिए आप कह सकते हो शांति जिसको मिलना कहते हैं। तो ब्यूरी का जब आप ब्यूरियल को बना रहे होते हो तो आप इस तरह के कोई एक्शन से रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ जो पॉपुलेशन के ऊपर ये वर्क कर रहे थे उनके बीच में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे के पूरे 5 ब्यूरियल रिचुअल देखने को मिल रहे हैं। एक छोटी सी जगह पे, एक छोटी सी कन्फाइंड जगह पे इतने सारे डिफरेंट फॉर्म का होना, ये इनको थोड़ा मुश्किल लगा। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो लोग हैं, अबॉरिजिनल्स हैं, नेटिव पीपल है, ट्राइबल एथनिक ग्रुप है, तो ये इतना एडवांस नहीं हो सकता, इतना प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता कि अपनी इतनी सी जगह में, छोटी जगह में 5 अलग अलग तरीके के कल्चर को, ब्यूरियल्स को इन्वेंट करे और उसको प्रैक्टिस करे। तो उन्होंने माना कि जरूर अलग अलग समय पे कुछ माइग्रेंट्स आए होंगे, ग्रुप्स आए होंगे माइग्रेट करके दूसरे पार्ट से, जो जिस सोसाइटी में गया होगा उसके जो प्रैक्टिसेस रही होंगी उसने अपनी प्रैक्टिस दे दी होगी इन अबॉरिजिनल्स को। एक आया, मान लीजिए ये सेंटर में एक वो ग्रुप है जिसकी हम बात करें, ठीक है, एक माइग्रेशन यहाँ आया, 2 यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ आया, 5वां यहाँ आया। तो यहाँ की हर एक पॉपुलेशन पे आपको एक अलग अलग सॉर्ट ऑफ वो देखने को मिलेगा, ब्यूरियल रिचुअल चालू हो गया, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया, और पीरियड ऑफ टाइम ये कॉम्प्लेक्स नेचर बन गया उनका, एक तरीके से पैटर्नाइज स्ट्रक्चर बन गया उनकी सोसाइटी का, इस तरीके के रिचुअल्स को, ब्यूरियल रिचुअल को परफॉर्म करना। तो ये बात डब्ल्यूएचआर रिवर्स इस पे स्ट्रेस किए। ऑल्दो डब्ल्यूएचआर रिवर्स के और भी कंट्रीब्यूशन है, जब हम एज अ थ्योरिस्ट इनके कंट्रीब्यूशन को पेपर 2 के साथ भी जब हम कई सारे लोगों के फॉरेन और इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे होंगे तो इन पे बातें आएंगी। इन द जर्नी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अलग अलग समय पे आपको देखने को मिलता है, डब्ल्यूएचआर रिवर्स एक प्रोमिनेंट नेम है, तो इनके कई सारी चीजें आपको सामने आते हुए देखने को मिलेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, द कंट्रीब्यूटर्स, जो 3 मेन प्रोपोनेंट्स हैं उनके नाम हमने बात किया। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बैक विद ईदर जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन और अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर स्कूल दैट इज कॉल्ड नियो इवोल्यूशनरी स्कूल। वीडियो के एंड करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, यहाँ पे 2 जगहें आपको देखने को मिल रही हैं, 2 क्यूआर्स हैं। इसके हेल्प से आप हमारे जो प्लेटफॉर्म्स उनके साथ जुड़ सकते हैं, बी इट हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म और द इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, टू गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू ऑल द मटेरियल्स, पीडीएफ्स, पीपीटीज, क्वेश्चन आंसर्स एंड योर क्वेरीज कैन ऑल्सो बी एड्रेस ऑन दोज स्पेसेस। तो
इसके साथ आप जुड़िए. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. विल बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन द इवोल्यूशनरी सीरीज एंड ऑल्सो इन द थियोरेटिकल सीरीज. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.